हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस कहानी की चल रही है वो है सचिन, सीमा और गुलाम की कहानी। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में पाकिस्तान के गुलाम की बीवी सीमा ने हिंदुस्तान के सचिन को अपना साहब बना लिया और इसके बाद इस लव ट्रायंगल में सीमा को सचिन चाहिए, जिसे पाने के लिए वो हिंदुस्तान तक चली आई। सचिन को भी सीमा चाहिए। उधर पाकिस्तान के गुलाम को भी अपनी पत्नी सीमा और बच्चों की याद सता रही है। वो भी सीमा और बच्चों को फिर से हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस कहानी में लव है, इमोशन है, ड्रामा है, सरहदें हैं, साजिशें हैं, सस्पेंस भी है। यही वजह है भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग दम साध कर इस कहानी के क्लाइमेक्स का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। तो सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और 2022 से मुझे इनसे हद से ज़्यादा भरोसा था। इस टाइम मैं सदमे से गुजर रहा हूँ कि मेरे दिल से क्या गुजर रहा है। 2-3 महीना से मैंने बच्चों से बात नहीं की। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक बाप हूँ। भारत के सचिन मीणा, पाकिस्तान की सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच बना यह लव ट्रायंगल किसी फिल्मी कहानी जैसा ही लगता है, जिसमें एक तरफ सीमा है जो सचिन के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि अपना मुल्क छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, अपने पति को छोड़कर हिंदुस्तान में आ गई। अच्छी से मैच होती थी हमारी, तो हम बहुत अच्छा लगने लगता था हम दोनों की। मैं भी अकेली रहती थी सर, एकदम जिंदगी मेरी कुछ खास नहीं थी, बोरिंग थी। तो इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो आदत सी हो गई, आदत से मोहब्बत हो गई। तो आज मैं यहाँ हूँ, इनकी दोस्त से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से पत्नी। दूसरी तरफ सचिन है जिसने एक पाकिस्तानी महिला की मोहब्बत में हिंदुस्तान में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सीमा के 4 बच्चों को अपना नाम दिया, सीमा से इजहार इश्क किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। लेकिन इस कहानी में एक शख्स पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसने सीमा से लव मैरिज की थी। उसको हर खुशी देने के लिए अपने मुल्क से बाहर नौकरी की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो सीमा ही उसे छोड़कर चली गई। और अब वो हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, कोई तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवा दे, सीमा को पाकिस्तान भिजवा दे। सीमा का मुस्तकबिल भारत में नहीं है। वो ऐसे ही बोलता है मुझे नादरा दिया जाए, ये गलत बातें कर रहा है, ये गलत तरीके से आया, इसको पाकिस्तान के हवाले करें और इनको प्लीज इंपोर्ट किया जाए। मोदी सरकार और योगी सरकार को मैं जोरदार अपील कर रहा हूँ कि इंसाफ, इसको एक मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से नहीं देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो कौन सही है और कौन गलत है। ये कहानी के गुलाम यानी सीमा के पति गुलाम हैदर का नया वीडियो है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार यानी गुलाम की बीवी सीमा तो अब पाकिस्तान को अपना मुल्क मानने को ही तैयार नहीं। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। हालांकि सीमा जो चाहती है वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पता नहीं, लेकिन गुलाम हैदर तो भारत की मीडिया से लेकर नेताओं, हुक्मरानों सबसे एक ही अपील कर रहा है कि उसे सीमा और बच्चे वापस मिल जाए। भारत सरकार से और योगी सरकार से तमाम हजरात, बहन भाइयों का पहले भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, भाई बहन। और मैं जज साहिबान को, वकील साहिबान को, आला इदारों को, मीडिया वाले भाई बहन जो हमारी आवाज़, हक की आवाज़ बन रहे, तमाम भाई बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इस बीच सीमा और सचिन की शादी की फोटो भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें गुलाम के दिल पर नश्तर की तरह चुभ रही होंगी।
सीमा तो सचिन के लिए करवा चौथ तक रखने का दावा कर चुकी है। सचिन से शादी करके पूरी हिंदुस्तानी बनने का दावा भी सीमा ने किया है। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। सचिन भी इस बात का दावा कर रहा है कि सीमा उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। करवा चौथ तो वो इंस्टाग्राम में टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। इधर गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा हिंदुस्तान में पूरी तरह से फंसने के बाद सचिन से शादी का दावा कर रही है, लेकिन सचिन नहीं, वो ही सीमा का शौहर है। सीमा कह रहे कि मैं जो है ना शादी किया, इस तस्वीरों के जो है ना साथ कोई शादी नहीं होती, ऐसी तस्वीरें वो ऐसे जो है ना अभी वो पूरा फंस चुका है। आखिरी नतीजा यही नज़र आ रहा है, तस्वीरें दिखा कोई शायद मैं कानून को जो है ना शिकंजे से बच जाऊं, मगर सीमा पूरा फंस चुका है। सीमा एक गैर कानूनी तरीके से आया और मैं उसका शौहर हूँ। गुलाम हैदर इस वक्त अपनी पत्नी और बच्चों को वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो भारत में पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, तो ऊपर वाले से भी दुआ मांग रहा है कि उसको उसका परिवार वापस मिल जाए। गुलाम हैदर सीमा के हिंदुस्तान जाने के बाद उम्रा करने मक्का भी पहुंच गया। गुलाम ने वहां से वीडियो बनाकर लोगों से अपने देश के नेताओं यानी शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान से भी मदद मांगी। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ, आप देख सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। गुलाम ने बताया कि वो सिर्फ सीमा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी तड़प रहा है। गुलाम अपने बच्चों का नाम बताता है और छोटे बच्चों को हाथ जोड़कर पाकिस्तान भेजने की अपील करता है। 4 बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल। मैं उनका बाप आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफी किरदार तक पहुँचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। लेकिन सवाल उठता है, अगर गुलाम हैदर सीमा और बच्चों से इतना ही प्यार करता था तो एक बीवी ने गुलाम को छोड़कर सचिन को अपना साहब क्यों बना लिया? कुछ सीमा की जुबानी इस बात को समझिए। हैदर अब इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। मानती हूँ मुझसे बात करते थे, पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई। वहीं हैदर ने जी न्यूज़ को बताया है कि उसकी और सीमा के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, रोज बात भी होती थी। मेरे सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, कोई पता ही नहीं था। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में इसको घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद में सऊदी अरबिया आया सर। गुलाम हैदर ने तो उस दिन की कहानी भी बताई जिस दिन सीमा गुलाम को छोड़कर सचिन के पास आ गई थी। 9 मई को पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल किया था, उससे सीमा और गुलाम का संपर्क टूट गया और सीमा सचिन के पास रवाना हो गई। सर हमें कोई इल्म भी नहीं था। ये तो घर से 10 मई से इसका लापता की इत्तला मिल गई, मुझे फोन नहीं आ रहे थे। 10 मई तक ये सीमा कांटेक्ट में था मेरे से। अचानक उसको इमरान खान का गिरफ्तारी जब हुआ तो हमारा रास्ता कट गया। इसने वॉइस मैसेज भी किए, हैदर आप परेशान ना हो, ये जो है ना मैं घर पे हूँ, मैं ठीक हूँ। और इसके बाद जो 10 मई से 11 तक इसका बात नहीं हुआ, एक दिन सिर्फ बात नहीं हुआ। मैंने इसके भाई से पूछा कि सीमा किधर है, बोलते सीमा तो घर पे, आपसे बात नहीं हुई। मैंने कहा कि मेरे से बात आज के दिन नहीं हुई, कल हुई। उन्होंने बोला कि कल वॉइस किया था हमारे को भी, आज बात नहीं हो पाई। और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर,
मैं पता करके आपको बताता हूँ। जब ये इसकी भाई मेरे घर गया तो घर को ताला लगा हुआ था। यानी गुलाम 10 मई को सीमा के फोन का इंतजार कर रहा था और सीमा अपने बच्चों के साथ सचिन से मिलने हिंदुस्तान रवाना हो गई। फिलहाल सीमा की कहानी हिंदुस्तान में सबको मालूम चल गई है। अब सीमा चाहती है उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए और उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए। सर मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए। अब तो वकील के जरिए राष्ट्रपति तक इस बात की अर्जी भी भेज दी गई है कि सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए और सचिन सीमा के प्यार को स्वीकार किया जाए। इस देश में सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास हम सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, गुना है, माना है। लेकिन आज अगर 2023 में फिर से सचिन और सीमा का प्यार हीर रांझा और लैला मजनू को पार करता है तो हमें वो स्वीकार है। तो क्या सीमा को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी या उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सचिन सीमा के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना पूरा कर पाएगा? क्या गुलाम फिर से सीमा और अपने बच्चों से मिल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए कहानी के क्लाइमेक्स का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन, सीमा और गुलाम की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमा का पति गुलाम हैदर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अपील कर रहा है कि सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। वहीं सीमा कह रही है कि मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसी सीमा को अगर पाकिस्तान वापस भेजा जाता है तो उसके साथ वहां क्या होगा? पाकिस्तान में उसके पति के अलावा कौन कौन उसका इंतजार कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। सीमा हैदर अगर पाकिस्तान गई तो उसकी मौत तय है। इस्लामाबाद में सरकार से मौलाना तक सबने सीमा के लिए मौत का फंदा बना रखा है। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा ने सबसे पहले अपना यही डर बताया है। तो क्या सीमा को डिपोर्ट किए जाने का यकीन हो गया है, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान में जान का खतरा बता रही है? मैं वापस कभी जा ही नहीं सकती। मैंने सबसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे जेल कबूल है। जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। और रही बात मेरे बच्चों की, तो बहुत दुखी रहे बेचारे बच्चे, क्योंकि मैं इनसे दूर थी। मैं 2-2 दिन अपने बच्चों को ना देख पाई। आगे फ्यूचर हमारा यही है, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए, यहाँ जेल हो या बस नागरिकता मिल जाए। सीमा के बयान पर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं। सब यही पूछ रहे हैं कि अगर वो वापस पाकिस्तान आई तो क्या होगा। सबसे पहले पाकिस्तान के मौलाना का बयान सुनिए, जिसने पाकिस्तान में बैठकर सीमा को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया है। अगर सीमा किसी तरह मौलवियों के मजहबी चक्कर से बच भी जाए तो पाकिस्तान में उसका रहना मुश्किल है। पाकिस्तान से जो बयान आए हैं उसमें सीमा के शहर वाले उस पर शक कर रहे हैं। सब एक ही रट लगाए हुए हैं कि सीमा को वापस नहीं आना चाहिए। अगर इस्लाम छोड़ने का ऐलान करके सीमा ने पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। जैसा बयान सीमा के इलाके की आवाम ने दिया, वैसी ही बातें दूसरे पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौलाना, सरकार, पड़ोसी और आवाम सब सीमा के खिलाफ हैं। सीमा को भी पाकिस्तान में अपने अंजाम का पता है, इसलिए वो भारत की जेल में रहने को तैयार है, पर पाकिस्तान के नाम से भी डरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सीमा को पाकिस्तान भेजा जाए या फिर ना भेजा जाए, इस पर बहस चल रही है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान में सीमा की पहचान पर भी चर्चा हो रही है। सीमा सचिन की दीवानी है या आईएसआई की जासूस, इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक जैसी बातें हो रही हैं। भारत ही नहीं, पाकिस्तानियों को भी पूरा शक है कि सीमा भारत जाने की जो कहानी सुना रही है उसमें एक नहीं कई पेच हैं।
सच जवाब दिया है और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। सीमा बार बार कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि वो जासूस नहीं, रो रो कर बता रही है वो जासूस नहीं, और सचिन के प्यार में हिंदुस्तान पहुंच गई। लेकिन ना तो हिंदुस्तान में ना ही पाकिस्तान में उसकी बात पर यकीन किया जा रहा है, और इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। बगैर पासपोर्ट हिंदुस्तान पहुंचने वाली सीमा पर पाकिस्तान में भी उतना ही शक किया जा रहा है जितना हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में कहा जा रहा है सीमा इतनी शातिर दिखती है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में आसानी से दाखिल हो गई वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं लगता। हालांकि सीमा कह रही है 4 बच्चों के साथ भारत आने को जितना मुश्किल बताया जा रहा है ये उतना मुश्किल नहीं था। सर जितना आप बता रहे हैं ऐसा इतना नहीं है। जैसे बच्चे मेरे चलने वाले थे चारों, जितना मुझे मुश्किल बताया जा रहा है सीमा ने कैसे करा इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गाड़ी से बैठ के गाड़ी में ही बैठना था। और जो टिकट की बात है तो आजकल तो अंधा भी कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी महारत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है। फिर मेरे पास आंखें भी थी तो मैं आ गई, और इतना मुश्किल नहीं था जितना बता रहे कि पाकिस्तान में लोग इसलिए भी चौंक रहे हैं कि इतनी हिम्मत दिखाकर 4 बच्चों को लेकर गांव की लड़की पासपोर्ट टिकट सबका इंतजाम करके सीमा पार कैसे चली गई, और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन देश है। वहीं सीमा का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो प्यार के लिए बगैर पासपोर्ट वीजा हिंदुस्तान में चली है। सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है वो जो मैं भारत आई हूँ वो बस मतलब मेरे पास उसका वीजा या पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। बाकी सब झूठ है। जो 8 मई को सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ। मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है। महिलाओं पर चोरी का आरोप लगा, उनकी जमकर पिटाई की गई, कपड़े फाड़ दिए गए। हालांकि इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बंगाल में बर्बरता, भीड़ ने फाड़ दिए कपड़े। दीदी के राज में महिलाओं का अपमान। मणिपुर से बिहार तक, बिहार से बंगाल तक महिलाओं के साथ हैवानियत की ताजा घटनाओं ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बेटी बचाओ स्लोगन दिया ने आप लोगों ने। भाजपा कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहे हैं, आज बेटी जल रहे हैं। मां माटी मानुष का नारा देने वाली और बेटी बचाओ पर बीजेपी से सवाल पूछने वाली ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में भी नारी सम्मान को चोट पहुंचाने वाली विभत्स घटना सामने आई है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को ये भीड़ जमकर पीट रही है। उनके बाल नोचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन्हें नग्न किया जा रहा है। ये तस्वीर है ममता दीदी के पश्चिम बंगाल की। इन महिलाओं पर चोरी करने का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा गया और अब जेल में भी डाल दिया गया। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल की ममता सरकार पर सीधे हमला बोला है। कहां है ममता जी की ममता? कहां है सरकार? कहां कार्रवाई हो पा रही है? मालदा के पाकुआहाटा में हुई घटना पर इंडिया गठबंधन की प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस पर कुछ भी कहने से बचते रहे। मालदा में भी एक घटना घटी है। बीजेपी ने इस पर इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया। मालदा के सांसद का दावा है कि पुलिस खुद ये बर्बरता देखती रही। कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती। हालांकि सीपीएम नेता बृंदा कारात ने इस घटना के पीछे सीधे तौर पर ममता सरकार की नाकामी बताया। निश्चित रूप पर वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए और ममता सरकार की जो ये लॉलेसनेस है बंगाल में उसका ये एक नमूना है। और सब लेडीज। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने इस मामले पर क्या कहा वो भी सुनिए। उनके मुताबिक ये मामला चोरी से जुड़ा है। चोरी वगैरह हुई, अब चोर जो थे 2 लेडीज उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए जितना भी निकला है।
हैरानी की बात यह है कि चोरी का मामला बताकर महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर चुप्पी नहीं साधी जा सकती। अब आपको बताते हैं कि पीड़ित महिला की बेटी का कुछ और ही कहना है। হ্যাঁ আমার মা আছে আর একজন আছে আমার কাকিমা আছে। আপনারা জানতে পারলেন কিভাবে বিষয়টা? মানে ওখান থেকে মোবাইলে পাঠিয়েছে সেবিকদের হাতে থানা থেকে, তো বলছে কি ও সেবিক এসে দেখিয়েছে আমাকে, বলছে এটা তোমার মা আছে। বলে হ্যাঁ মা আছে। তারপরে জানাজানি হয়েছে তো আমরা গিয়েছিলাম। बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर मारपीट का इल्जाम है उन पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ওই রকম ধরে বেগার অন্যায়ে ওদেরকে ধরে মারপিট করা হয়েছে আর তার জন্য ওদেরকে মানিকচক থানার পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এখানকার কোনো গ্রামের লোকের কোনো কথা শুনতে চায় না। बंगाल में हाल ही में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। तब बंगाल के हावड़ा के पांचला थाना इलाके में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। जाहिर है पश्चिम बंगाल में हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध ममता राज में एक बार फिर कानून व्यवस्था की कलई खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक लड़की को बंद कमरे में जमकर पीटने का वीडियो सामने आया। यही नहीं, बिहार में एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरी ओर बिहार से लेकर राजस्थान और बंगाल में भी महिलाओं को लेकर बढ़ते अपराध पर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जमकर शुरू हो गया है। बिहार में बर्बरता, लौटा जंगल राज। बिहार की 2 घटनाओं ने एक बार फिर बिहार में बर्बरता और दहशत की तस्वीर पेश की है। यहाँ कुछ लोग कमरे में घुसकर एक व्यक्ति और एक लड़की को पीट रहे हैं। ये तस्वीरें बेगूसराय की बताई जा रही हैं, जहाँ एक लोक गायक को लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया। दोनों की बंद कमरे में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वायरल वीडियो लड़की रहम की भीख मांग रही है, लेकिन लोग उसे लगातार पीट रहे हैं। कानून को ताक में रखने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो इसमें जो एक व्यक्ति दिख रहा है अधेड़ उम्र का, किशन देव चौरसिया, ये गांव में कीर्तन का काम करता है, हारमोनियम सिखाता है और इसके पड़ोस की एक लड़की है जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल गांव के लोगों ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में पा लिया और उनके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मैंने इसमें आदेश दिया है टेंगड़ा थाना और महिला थाना अध्यक्ष को, और उनका बयान होने के बाद में सुसंगत धाराओं में इसमें हम लोग ने FIR करने का आदेश दे दिया है। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही इस मामले में 4 नामजद आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर गोलीकांड में भी 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में 2 बॉडीगार्ड भी घायल हैं। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार की दोनों घटनाएं यहाँ की कानून व्यवस्था की कलई खोल रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर लगातार चर्चा हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना के बाद गुस्से में थे। जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक साथ प्रियंका गांधी और राजस्थान सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर पलटवार किया है। 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया, और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं, लेकिन जो लड़की है, लड़ सकती हूं, वो कहां है? जाहिर है विपक्ष मणिपुर की घटना पर बीजेपी और केंद्र पर हमलावर तो है, लेकिन बिहार, राजस्थान और बंगाल की घटना पर चुप्पी साधे हुए है। आज मालदा में भी एक घटना घटी है इस तरह की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्री को भी सरकार के खिलाफ जाने पर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। खुद राजेंद्र गुड़ा बता रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों बाहर किया गया। ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। बात मणिपुर की करें तो अब तक 3 मई से हिंसा के मामले में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। हत्या से जुड़ी हुई 70 एफआईआर हुई हैं और 700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जबकि मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद से मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 4 आरोपियों को 11 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सवाल है कि क्या महिलाओं के सम्मान को सिलेक्टिव राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है? सवाल इससे भी गंभीर है कि देश नारी के सम्मान की बात तो कर रहा है, लेकिन तस्वीरें इससे कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में मौसम की बात करते हैं। आने वाले 3 दिनों के अंदर दिल्ली में यमुना का पानी घुस सकता है और 10 दिनों के अंदर दिल्ली में दोबारा बाढ़ आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में बाढ़ की वापसी। बाढ़ के लिए दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। खतरा अभी टला नहीं है, यानी कि 20,000 से ऐसे ज्यादा लोग जो सरकारी इंतजामों के जरिए गुजर बसर कर रहे हैं, वो वापस यमुना नदी के किनारों पर ना लौटें और तब तक वो ना लौटें जब तक चेतावनी का जो यमुना का जलस्तर है 204.50 उसके 48 घंटों तक कंसिस्टेंट पानी बना नहीं रहता। पिछली बार जिस हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई थी, उसी बैराज के गेट फिर खोल दिए गए और इस बार एक दिन के अंदर ही 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना में रिलीज किया गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बीच यमुना फिर उफान पर आ गई। सुबह 5 बजे से लगातार यमुना में पानी को डाइवर्ट किया गया। 13 जुलाई तक यमुना में पानी छोड़ने के बाद हथनी कुंड में पानी कम हो गया था, लेकिन अब ठीक 9 दिन बाद एक बार फिर पानी छोड़ा गया। ये पानी अगले 60 से 72 घंटों में दिल्ली तक पहुंचेगा, यानी अगले 2 से 3 दिन दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं। सोचिए, पहले से उफान पर आई यमुना में जब ये पानी आएगा तो कितनी तबाही होगी। पिछली बार करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ही दिल्ली में सैलाब आ गया था और अब ठीक 9 दिन बाद एक बार फिर पानी छोड़ा गया है। सोचिए अब दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के साथ साथ देश के कई और राज्य इस वक्त नदियों के उफान से जूझ रहे हैं। सबसे खतरनाक तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आईं, जहां कोटावली नदी की तेज धार में एक यात्री बस फंस गई। नदी में बस फंसने के बाद करीब 30 यात्रियों की सांसें अटक गई थी। नदी का बहाव इतना तेज था कि इसमें जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जी न्यूज़।